So now we have the next lecture in the series of Leninger, the second chapter which we are discussing, that's water. And the topic for today is weak acids and bases have a characteristic dissociation constant. तो अब जो वीक एसिड्स होते हैं और वीक बेसिस होते हैं उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स होते हैं. Now let's get started with this. So hydrochloric, sulfuric and nitric acid कॉमनली कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो ये एसिड्स होते हैं कॉमनली, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं. और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स इसीलिए होते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. जब हम इनको एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. Then the strong bases like NaOH, KOH are also completely ionized. अब जो हम bases जिनको हम strong base कह रहे हैं जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया, वो भी क्या होते हैं कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. ऑफ मोर इंटरेस्ट टू बायोकेमिस्ट इज दैट बिहेवियर ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस. तो अब हमें स्ट्रॉन्ग का तो पता चल गया कि हाँ भाई वो पूरा आयनाइज हो जा रहा है, लेकिन वीक एसिड्स और बेसिस का क्या. तो अब इनका बिहेवियर बहुत इंटरेस्टिंग है. सो दोज नॉट completely ionized when dissolved in water, they are common in biological system and play important role in metabolism and its regulation. तो ये जो वीक एसिड्स और वीक बेसिस हैं ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कॉमनली हमें मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में और उसके रेगुलेशन में. द बिहेवियर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस इज बेस्ट अंडरस्टूड इफ़ वी फर्स्ट डिफाइन सम टर्म्स. तो अगर हमें बिहेवियर इनका पढ़ना है एक्वस सॉल्यूशन में वीक एसिड्स का और वीक बेसिस का, तो उसे पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सो एसिड्स में बी डिफाइंड एज प्रोटोन डोनर्स. तो हम एसिड्स को प्रोटोन डोनर कहते हैं क्योंकि वो H+ आयन को डोनेट करते हैं. और जो बेसिस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटोन एक्सेप्टर कह सकते हैं. So a proton donor and its corresponding proton acceptor make up conjugative acid and base is base pair. तो अब हमें एक conjugative acid और base pair बनाते हैं, ये वो क्या है हम आगे देखेंगे उसको. So acetic acid का फॉर्मूला होता है CH3COOH. तो ये क्या है प्रोटोन डोनर है, तो इसका एसिटेट आयन क्या है CH3COO नेगेटिव. तो इसका जो करस्पॉन्डिंग इसका जो प्रोटोन एक्सेप्टर है वो क्या है, वो इसका कंजुगेटिव बेस पेयर होगा. और जो रिलेटिवली क्या है किस रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में है जैसे ये. सो ईच एसिड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटोन इन एन एक्वस सॉल्यूशन. तो हर एक एसिड के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना H+ आयन क्या करेगा उसको मतलब उसको लूज़ करेगा अपने प्रोटोन के एक्वस सॉल्यूशन में. सो द स्ट्रॉन्गर द एसिड द ग्रेटर इट्स टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटोन. तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी टेंडेंसी होगी प्रोटोन को लूज़ करने की. द टेंडेंसी ऑफ एनी एसिड किसी भी एसिड की जो टेंडेंसी होती है जैसे HA की प्रोटोन को लूज़ करने की एंड फॉर्म इट्स कंजुगेटेड बेस और उसमें कंजुगेटिव एक बेस बनाने की, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिफाइन कर सकते हैं. तो वो क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन नीचे उसका जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो, तो ये Ka के इक्वल है. नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयनाइजेशन रिएक्शन आर यूजुअली कॉल्ड आयनाइजेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक आयनाइजेशन एक रिएक्शन के लिए उनको हम यूजुअली आयनाइजेशन कहते हैं, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं. ऑफन डिजाइंड K से डिनोट होते हैं. द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सम एसिड्स आर गिवन इन फिगर, मतलब 2 से इस फिगर में हमें दिए हुए हैं कुछ के. सो स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज फॉस्फोरिक एंड कार्बोनिक एसिड हैव लार्जर डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो जैसे कार्बोनिक एसिड हैं और फॉस्फोरिक एसिड हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो इनमें क्या होता है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट इनका ज़्यादा लार्ज होता है इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो वीक एसिड्स सच एज मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट दैट इज HPO4 नेगेटिव हैव स्मॉलर डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होते हैं, छोटे होते हैं. अब हमें यहाँ पे दिया है कंजुगेटिव एसिड और बेस के पेयर्स जो क्या कर रहे हैं प्रोटोन डोनर हैं और प्रोटोन एक्सेप्टर हैं. तो इसमें लिखा है कि सम कंपाउंड सच एज एसिटिक एसिड एंड अमोनियम आयन आर मोनोप्रोटिक. तो जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि एसिटिक एसिड हैं या
या अमोनियम आयन है वो क्या होते हैं, मोनोप्रोटिक होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन को देने या लेने की टेंडेंसी होती है। उसके बाद जो डाइप्रोटिक होते हैं उनमें दो प्रोटॉन्स को लेने की या देने की टेंडेंसी होती है। तो ये पेयर हमको दिया हुआ है, इस का पीएच ग्रेडियंट जो है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है उसका नेगेटिव लॉगरिथम है। हमारे पास पहला है मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है, इसका हमें के ए दिया हुआ है। अब ये हमें पी के ए दिया हुआ है 4.76, ये हमें पी के ए दिया है। उसके बाद हमारे पास CH2CO3 है, उसका भी हमें दिया हुआ है पी के ए, ये हो गया। तो जो pH है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये न्यूट्रल है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। Also included in the value of pKa, so which we have analogous pH which is defined by the equation pKa is log 1 upon Ka, that's log Ka. So the stronger the tendency to dissociate a proton, the stronger is the acid. तो जितनी ज़्यादा उस एसिड की टेंडेंसी होगी H प्लस को डिसोसिएट करने की, उतना ज़्यादा अच्छा वो एसिड होगा, और जितनी कम pKa होगी उतना अच्छा एसिड होगा। और जो ये pKa है किसी भी वीक एसिड का, वो हम बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है which is this, that is titration curve. So titration curves reveal the pKa of weak acids. तो weak acids का pKa कैसे reveal करता है titration curve? Titration is used to determine the amount of acid in a given solution. तो titration basically होता ये है कि कितना acid present है एक solution में. So a measured volume of the acid is titrated with a solution of a strong base, usually sodium hydroxide. तो जब हम एक वॉल्यूम एसिड का मेज़र कर रहे हैं टाइट्रेशन में, मतलब टाइट्रेटेड सोल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग बेस के, तो हम उसमें यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं एक given concentration की. So the NaOH is added in a small increment until the acid is consumed or neutralized. तो अब हम NaOH को तब तक यूज़ करते हैं, और यूज़ कैसे करते हैं, स्मॉल उसमें मतलब स्मॉल पार्ट्स में उसको ऐड करते हैं उस एसिड सोल्यूशन में, तब तक जब तक कि वो पूरा न्यूट्रल ना हो जाए, एज डिटरमाइंड विथ एन इंडिकेटर डाई और अ pH मीटर. तो एक इंडिकेटर डाई हम उसमें यूज़ करते हैं या फिर एक pH मीटर यूज़ करते हैं. The concentration of the acid in the original solution can be calculated from the volume and concentration of OH, NaOH added. तो अब हम जो ओरिजिनल कंसनट्रेशन थी एसिड की, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वॉल्यूम और कंसनट्रेशन है NaOH का उसको ऐड करके. सो अ प्लॉट ऑफ pH अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ NaOH एडेड, अ टाइट्रेशन कर्व. तो हम एक जो pH के अगेंस्ट हम जो NaOH को ऐड करते हैं वो टाइट्रेशन कर्व रिवील करता है pKa, मतलब pKa वैल्यू जो होती है एक वीक एसिड की, उसे. So consider the titration of 0.1 m solution of acetic acid, for simplicity denoted as HAC. So with 0.1 m NaOH at 25 degree Celsius, two reversible equilibria are involved in the process. तो हमारे पास दो क्या है, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है. एक जो है H2O का है, वो H प्लस और OH में क्या है कन्वर्ट होता है, और दूसरा HAC का है जो H प्लस और AC में कन्वर्ट हो रहा है. The equilibria must simultaneously conform to their characteristic equilibrium constant which are respectively. तो अब जो KW है, मतलब जो equilibrium constant है OH और H प्लस का, वो 1×10⁻14 होता है, और जो Ka वैल्यू है इसकी वो कितनी है, 1.74 × 10⁵. So at the beginning of titration, before any NaOH is added, the acetic acid is already slightly ionized. तो अब ये जो एसिटिक एसिड होता है वो पहले से ही थोड़ा सा आयनाइज्ड होता है, ठीक
ठीक है, NaOH के एडिशन से पहले ही, टू एन एक्सटेंट दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, इतना जितना जितना कि हम उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। एज NaOH इज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड, अब धीरे धीरे जब हम NaOH उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो OH है ये कंबाइन हो रहा है जो फ्री H प्रेजेंट है उनके साथ H2O के सोल्यूशन में, मतलब H2O फॉर्म कर रहा है उस सोल्यूशन में, टू एन एक्सटेंट दैट सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम रिलेशन, एक एक्सटेंट तक जहाँ तक वो जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो फ्री H प्लस है वो रिमूव हो रहे हैं HAC डिसोसिएशन से, टू फर्दर सेटिस्फाइड इट्स ओन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसका खुद का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है वहाँ से। सो द नेट रिजल्ट एज टाइट्रेशन प्रोसीड इन दैट मोर एंड मोर HAC आयनाइजेस, तो जैसे जैसे टाइट्रेशन आगे को प्रोसीड करता है वो क्या होता है, HAC को और ज़्यादा आयनाइज करता है और AC नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करता है जैसे जैसे हम उसमें NaOH ऐड करते हैं। एट द मिड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन एट विच एग्जैक्टली 0.5 equivalent of NaOH has been added, one half of the original acetic acid has undergone dissociation। तो जैसे जैसे हम NaOH ऐड करते जाते हैं क्या होता है, जो 1/2 होता है, यानी कि ओरिजिनल जो COO मतलब CH3COH का जो ओरिजिनल कंसनट्रेशन है उतने उसके आधे जो होते हैं वो क्या हो चुके होते हैं, डिसोसिएट हो चुके होते हैं। सो दैट द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोटोन डोनर, तो जो कंसनट्रेशन होती है प्रोटोन के डोनर्स की, दैट इज HAC, नाउ इक्वल्स दैट ऑफ द प्रोटोन एक्सेप्टर, तो अब वो इक्वल हो जाती है प्रोटोन एक्सेप्टर से। सो एट दिस मिड पॉइंट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होल्ड्स, तो इस पॉइंट पे बहुत एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है वो बन रही है, दैट द pH ऑफ द इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड एसीटेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द pKa ऑफ एसिटिक एसिड। तो जो कंसनट्रेशन है जो pH एसिटिक एसिड का और एसिटेट का वो इक्वल मतलब इक्वल हो गया है फिर ऑलमोस्ट। सो द बेसिस फॉर दिस रिलेशनशिप विच होल्ड्स फॉर ऑल वीक एसिड्स विल सून बिकम क्लियर। तो अब ये जो बेसिस है इनके रिलेशनशिप्स का, मतलब इसके रिलेशन का, वो हम वीक एसिड में और मतलब हम उसको सून क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। एज द टाइट्रेशन इज कंटिन्यूड बाय एडिंग फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ NaOH, अब जैसे जैसे जो टाइट्रेशन है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे हम उसमें NaOH को ऐड कर रहे हैं, द रिमेनिंग नॉन डिसोसिएटेड एसिटिक एसिड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू एसिटेट। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नॉन डिसोसिएटेड एसिटिक एसिड है वो धीरे धीरे एसिटेट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन अकर एट अबाउट pH 7, तो जो इसका एंड पॉइंट है इस टाइट्रेशन का वो क्या है, 7 है, मतलब pH 7 है। All the acetic acid has lost its proton to OH to form H2O and acetate। तो जितने भी एसिटिक एसिड हैं उनने क्या किए हैं, अपने प्रोटॉन्स को रिलीज़ कर दिया है OH नेगेटिव के, और क्या फॉर्म कर दिया उन्होंने, H2O फॉर्मेशन कर दिया और एसिटेट की फॉर्मेशन कर दिया। देयरफॉर द टाइट्रेशन दैट टू इक्विलिब्रिया, तो ये क्या करते हैं, ये थ्रू आउट ट्राइट्रेट करते हैं दो इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट ईच ऑलवेज कन्फर्म टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और ये किसको कन्फर्म कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कन्फर्म कर रहे हैं। सो कंपेयर द टाइट्रेशन कर्व ऑफ 3 वीक एसिड्स विच वेरी डिफरेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमारे पास दो डिफरेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट हैं। एसिडिक एसिड का pKa है 4.76 और जो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है H2PO4 उसका कितना है 6, तो जो अमोनियम है उसका है 9.25। तो ये जो टाइट्रेशन कर्व है इन एसिड्स का वो सेम शेप का होता है and they are displaced along, so we have given the same shape of their displaced, जो इनका pH एक्सेस है उनमें तीनों जो है उनको डिफरेंट स्ट्रेंथ है लेकिन इनका शेप क्या है, सेम है। सो एसिटिक एसिड विद हाईएस्ट pKa value, that is lowest pKa of the three is the strongest, loses its proton most readily. It is also रेडी हाफ डिसोसिएट एट pH 4.76। उसके बाद जो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है
वो हाफ डिसोसिएट होता है और वो लूज़ करता है अपने प्रोटीन को थोड़ा कम रेडिली। तो जब हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो जो वीकेस्ट एसिड है वो उसका जो है वो 3 है, और वो क्या करता है, वो आधा भी डिसोसिएट नहीं होता है जब तक कि उसका pH 9.25 नहीं होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point among the titration curve of the weak acid is that it shows graphically that a weak acid and its ion a conjugate acid base pair can act as a buffer. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है टाइट्रेशन कर्व का कि जो वीक एसिड है, वीक बेस है, हम उनको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। पहला ग्राफ हम यहाँ देख रहे हैं, हमें इसमें टाइट्रेशन कर्व दिया है एसिटिक एसिड का। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं NaOH की एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में, ठीक है, और इसको मिक्स कर रहे हैं। फिर हम NaOH को मिक्स कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं, और जो एसिटिक एसिड है वो डीप्रोटीनेट हो रहा है एसीटेट में। और ये जो पॉइंट है ये हम ऑब्टेन कर रहे हैं टाइट्रेशन कर्व से, जो कि हमें प्रीडोमिनेंट जो आयन फॉर्म हो रहे हैं उनके डिज़ाइंस हैं। जो मिड पॉइंट है टाइट्रेशन का, कंसनट्रेशन का प्रोटोन डोनर या प्रोटोन एक्सेप्टर वो इक्वल होता है। जो pH है वो न्यूमेरिकली इक्वल है pKa के। जो शेडेड जोन है वो यूज़फुल रीज़न है बफर पावर का, जो धीरे धीरे 10% से 90% क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, टाइट्रेट कर रहा है वीक एसिड को। तो ये क्या है, परसेंटेज टाइट्रेटेड, तो ये परसेंटेज टाइट्रेटेड है। ये CH3COH है, ये इसका pH pK जो इक्वल है 4.76 के। तो ये CH3COH है जो CH3CO नेगेटिव के इक्वल है, और जो इनका बफरिंग रीजन है वो 5.76 तक होता है। अब 3.76 से 5.76 तक होता है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दिस। तो यहाँ पे अगेन हमको एक कंपैरिजन दिया है हमें टाइट्रेशन कर्व का। तो इसमें हमें 3 वीक एसिड दिए हैं, 3 वीक एसिड शोन है। एक CH3COH है, दूसरा H2PO4 है, और तीसरा NaOH है, NH4 है। तो अब ये जो है एसिटिक एसिड, जब हम इसमें OH ऐड करा रहे हैं, इसकी परसेंटेज टाइट्रेशन कितनी है, 50% है। ये मिड पॉइंट है इसके टाइट्रेशन का, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये है बफरिंग रीजन, ये भी सेम इसी तरीके से। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है जो रीजन है बफरिंग कैपेसिटी का, जो कंजुगेट एसिड और बेस पेयर हैं वो इफ़ेक्टिवली क्या कर रहे हैं, बफर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 10 और 10 और 90% जो न्यूट्रलाइजेशन है प्रोटोन डोनर स्पीसीज़ का उसके साथ। तो जो ये आयनाइजेशन है वाटर का और वीक एसिड्स का और वीक बेसिस का वो हमें दिया हुआ है। प्योर वाटर आयनाइजेज स्लाइटली, जो प्योर वाटर होता है वो बहुत धीरे धीरे आयनाइज होता है, फॉर्मिंग इक्वल नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इक्वल नंबर के हाइड्रोजन आयन बनाता है वो जितने हाइड्रोनियम आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जो इसका एक्सटेंट होता है आयनाइजेशन का उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं के इक्वलेंट से, जो हम ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं। फ्रॉम विच द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज़ KW इज़ डिराइव्ड, तो इससे डिराइव हुआ है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जो KW है वो H+ और OH होता है, तो इट्स 55.5 m, और जो K इक्वलेंट है वो 10⁻⁻14 है। The pH of an aqueous solution reflects on a logarithmic scale the concentration of hydrogen ion। तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है, जब हम इसको लॉगरिथम स्केल में दिखा रहे हैं, तो ये है pH = log 1/H positive, that is minus log H+. So the greater the acidity of a solution, the lower its pH। तो जितनी ज़्यादा उसका मतलब जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा सोल्यूशन, उतनी कम उसकी pH होगी। जो वीक एसिड्स हैं वो हो रहे हैं पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं, किसको रिलीज़ करने के लिए, हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करने के लिए। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो इसकी चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो pH है उसको लोअर करने की फॉर्म कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जितने भी वीक एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयन को और इंक्रीज़ करते हैं pH। द एक्सटेंड ऑफ दीज प्रोसेस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच पर्टिकुलर वीक एसिड एंड और बेस। तो ये जो एक्सटेंड है इस प्रोसेस का एक पर्टिकुलरली वीक एसिड में और वीक
वीक बेस में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इक्वलेंट इज इक्वल टू H प्लस ए नेगेटिव जो प्रोडक्ट है अपॉन रिएक्टेंट जो के इक्वल होता है। तो ये जो पी ए के ए है ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉगरिदमिक स्केल से। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वीक एसिड और वीक बेस की, उसका फॉर्मूला ये है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड द लोअर इट्स पी के ए। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका उतना कम पी के ए होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका उतना ज़्यादा हाई पी के ए होगा। तो पी के ए बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये पीएच का मिड पॉइंट होता है टाइट्रेशन कर्व का, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बफरिंग एजेंट, which is buffering against pH changes in biological system. So almost every biological process is pH dependent. जितने भी biological processes होती हैं वो सारी की सारी pH dependent होती हैं. A small change in pH produce a large change in the rate of the process. अगर एक थोड़ा सा भी या छोटा सा भी जो चेंज है pH में अगर वो हो रहा है तो इस वजह से क्या होता है, जो प्रोसेस होती है मतलब जो रेट होता है प्रोसेस का वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है. This is true not only for the many reactions in which H plus ion is a direct participant. ये जो चीज़ है जो हमने बोला कि जो pH है उसके चेंजेस से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है कि उस जो रिएक्शन है उसमें जो H पॉजिटिव आयन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जबकि वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसमें मतलब अगर जो H प्लस है उसका कोई अपेरेंट रोल नहीं भी है तो भी वो जो रिएक्शन होंगी, वो जो चीज़ें होंगी वो pH पे डिपेंडेंट रहेंगी. The enzyme that catalyze cellular reactions and many of the molecules or on which they act. तो ये जो एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज हो रहे हैं सेलुलर रिएक्शन में, और वो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो एक्ट करते हैं कंटेन आयनाइजेबल ग्रुप्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पी के ए वैल्यू. तो इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक पी के ए वैल्यू होती है. द प्रोटोनेटेड अम्यूनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अम्यूनो एसिड, जो अम्यूनो एसिड का जो प्रोटीनेटेड अम्यूनो यानी कि NH3 जो ग्रुप होता है या जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अम्यूनो एसिड का, एंड द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और जो फॉस्फेट ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड का फॉर एग्जांपल फंक्शन एज वीक एसिड. तो ये जितने भी हैं ये सब आयनाइज हो जाते हैं, पी के ए वैल्यू पे ये डिपेंडेंट है. अब अगर एक वीक एसिड जो है वो फंक्शन में है, सो देयर आयनिक स्टेट डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. तो अगर एक वीक एसिड उसमें प्रेजेंट है तो ये जो आयनिक स्टेट है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ये पीएच जो उसका सराउंडिंग मीडियम है उसके पीएच पे डिपेंड करेगी. एज वी नोटेड अबव, आयनिक इंटरेक्शंस आर अमंग द फोर्सेस दैट स्टेबलाइज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. अब हमने जो ऊपर नोट किया उसमें हमने ये देखा कि जो आयनिक इंटरेक्शंस हैं जो फोर्सेस जो इनको स्टेबलाइज कर रहे हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इन्हें, एंड allow an enzyme to recognize and bind its substrate. तो ये क्या करते हैं, ये एक एंजाइम को पहचानने के लिए मतलब उसको पहचानते हैं और उसके साथ बाइंड होते हैं उस सबस्ट्रेट के साथ. सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट साइटोसोलिक पीएच. तो जितनी भी सेल्स होती हैं या ऑर्गेनिज्म होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक स्पेसिफिक और कांस्टेंट पीएच अपने साइटोसोल में मेंटेन करके रखती हैं, कीपिंग बायोमोलिक्यूल इन देयर ऑप्टिमल आयनिक स्टेट, ताकि वो जो बायोमोलिक्यूल है वो अपने एक आयनिक स्टेट में रहे, अपने एक आयनिक स्टेट में बने रहे. यूजुअली नियर pH 7. तो जो सेल का साइटोसोल है वो अपना pH मेंटेन करके रखता है 7 तक. इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, द pH ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज ऑल्सो टाइटली रेगुलेटेड. जो पीएच है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो क्या है, वो टाइटली रेगुलेट करता है. कॉन्स्टेंसी ऑफ पीएच इज अचीव्ड
प्राइमरीली बाय बायोलॉजिकल बफर्स। तो अब मतलब ये जो कांस्टेंट मतलब ये जो कांस्टेंसी है इस पीएच की, वो हम अचीव कर सकते हैं प्राइमरीली एक बायोलॉजिकल बफर से, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर कंजुगेटेड बेसिस। तो अब जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर किस चीज़ के होते हैं, वीक एसिड के या फिर जो उनके कंजुगेटेड बेसिस होते हैं उनके। वी डिस्क्राइब हेयर द आयनाइजेशन इक्विलिब्रिया दैट अकाउंट फॉर बफरिंग एंड वी शो the quantitative relation between the pH of a buffered solution and the pKa of the buffer। तो हम यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं आयनाइजेशन एक इक्विलिब्रियम का, जो कि एक बफरिंग सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जिससे हम इस बात को शो कर सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है पीएच के बीच में, पीएच बफर सोल्यूशन के, और जो पीकेए होता है बफर का उसके। बायोलॉजिकल बफरिंग इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉस्फेट एंड कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब ये जो बायोलॉजिकल बफरिंग है, यानी कि जो बायोलॉजिकल बफरिंग है, वो इस बात पे डिपेंड होती है कि जो फॉस्फेट है और जो ये कार्बोनेट है एक बफरिंग सिस्टम का ह्यूमन के। बफर्स आर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर कंजुगेटेड बेस। तो अभी जो बफर होते हैं किसी भी मिक्सचर के, वो वीक एसिड्स और उनके कंजुगेटेड बेस के होते हैं। Buffers are aqueous systems that tends to resist change in pH when small amount of acid or base are added। तो अब एक नॉर्मल सी बात है, जैसे हमने देखा कि हम अभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं जिनका पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हमेशा एक बफर, बहुत अच्छा बफरिंग एजेंट होता है और वो बफर बना के रखता है। तो बेसिकली बफर होता क्या है, बफर एक ऐसा एक्वस सिस्टम होता है जो कि रेजिस्ट करता है चेंज, पीएच के चेंज को। पीएच के चेंज को वो रेजिस्ट करता है तब जब हम उसमें ये, चाहे हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं या बेस ऐड कर रहे हैं। सो अ बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड। तो अब एक जो बफर सिस्टम होता है वो एक वीक एसिड का, मतलब उसमें एक वीक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटॉन डोनर्स हैं, एंड इट्स कंजुगेटेड बेस, और जो उसके कंजुगेटेड बेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। As an example, a mixture of equal concentration of acetic acid and acetate ion found at the midpoint of titration curve। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या है, जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर जो है इक्वल, मतलब एसिटिक एसिड का और ये जो एसिटेट आयन है, इनके इक्वल जो कंसनट्रेशंस हैं वो हमें मिड पॉइंट में मिलते हैं टाइट्रेशन कर्व के। इज़ अ बफर सिस्टम। तो ये क्या है, एक बफर सिस्टम है। द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड हैज़ अ रिलेटिवली फ्लैट जोन एक्सटेंडिंग अबाउट 1 pH यूनिट ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो अब ये जो टाइट्रेशन कर्व होता है एसिटिक एसिड का, वो क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है 1 pH के यूनिट तक आइदर साइड, यानी उसका जो मिड पॉइंट होता है पीएच का 4.76, उसकी दोनों तरफ वो 1 pH से क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। In this zone, an amount of H plus or OH added to the system has much less effect on pH than the same amount added outside the buffer range। उसके बाहर, मतलब वो जो पीएच है उससे कम, उसके बाहर उसकी सेम साइड में। सो दिस रिलेटिव फ्लैट जोन इज़ द बफरिंग रीजन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेट बफर पेयर। तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये एक मतलब ऐसा पॉइंट होता है जो कि जिसमें वो जो बफर एजेंट है वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, मतलब वो बफरिंग रीजन है, उससे वहाँ तक वो अपना जो है वो शो कर सकता है, रेंज, उसकी रेंज में डिफ्रेंसिएशन शो कर सकता है। सो एट द मिड पॉइंट ऑफ बफरिंग रीजन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन डोनर दैट इज एसिटिक एसिड एग्जैक्टली इक्वल्स दैट ऑफ प्रोटोन एक्सेप्टर दैट इज एसिटेट, द बफरिंग पावर ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमल। तो अभी जो प्रोटोन डोनर है एसिटिक एसिड है, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, प्रोटोन एक्सेप्टर के, जो कि एसिटेट है। तो इसकी जो बफरिंग पावर होती है सिस्टम की वो मैक्सिमम होती है। इट्स पीएच चेंज लीस्ट ऑन एडिशन ऑफ
H+ और OH। अब ये जो इसका pH है बफर का, वो चेंज होता है एडिशन से H+ के या OH के। द pH एट दिस पॉइंट इन द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू इट्स pKa। तो अब ये जो pH पॉइंट है टाइट्रेशन कर्व का, उसके जो एसिटिक एसिड है वो किसके इक्वल होता है, pKa के इक्वल होता है। द pH ऑफ एसिटेट बफर सिस्टम डज चेंज स्लाइटली व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ और OH इज एडेड। तो अगर हम इसमें इस सिस्टम में हम स्लाइटली H+ या OH ऐड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, एसिटिक बफर में भी थोड़ा सा चेंज करेगा, बट दिस चेंज इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर विद द pH चेंज दैट वुड रिजल्ट इफ द सेम अमाउंट ऑफ H+ एंड OH आर एडेड टू प्योर वाटर। लेकिन ये जो pH चेंज है ये बहुत स्मॉल होता है इसमें, लेकिन अगर हम वाटर के साथ करें तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी बफरिंग नहीं होगी, विच हैज़ नो बफरिंग पावर। तो इनके पास कोई बफरिंग पावर नहीं होती है। देन वी हैव बफरिंग रिजल्ट। ये जो बफरिंग है ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है, ये होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो इसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो नियरली इक्वल कंसनट्रेशन में होता है, यानी कि जो प्रोटोन डोनर है और जो इसका कंजुगेट प्रोटोन एक्सेप्टर है वो ऑलमोस्ट किस में होते हैं, इक्वल कंसनट्रेशन में होते हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स कि कैसे एक बफर जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, ये इस बात से हमें समझ आता है। सो वेन एवर H+ एंड OH इज़ एडेड टू अ बफर, तो जब कभी भी हम एक H+ को या OH नेगेटिव को हम ऐड करते हैं बफर में, द रिजल्ट इज़ अ स्मॉल चेंज इन द रेशियो ऑफ द रिलेटिव कंसनट्रेशंस ऑफ वीक एसिड्स। तो क्या होता है, इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये जो स्मॉल चेंज है इनके रेशियो में, उनकी रिलेटिव कंसनट्रेशन से, जैसे कि वीक एसिड की और इसके जो एनायंस होते हैं, देयर इज़ अ स्मॉल चेंज इन pH। तो ये pH में भी एक बहुत स्मॉल चेंज करता है। द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज बैलेंस्ड एग्जैक्टली बाय एन इंक्रीज इन द अदर। और ये जो कंसनट्रेशन में क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, ये जितना कंसनट्रेशन में डिक्रीज़ होता है एक कंपोनेंट के सिस्टम का, वो किस चीज़ से बैलेंस होता है, वो इस चीज़ से बैलेंस हो जाता है कि दूसरे में कितना इंक्रीज़ हो रहा है। सो द सम ऑफ बफर कंपोनेंट डज नॉट चेंज ओनली इन देयर रेशियो। तो जो इनका टोटल सम होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन इनका रेशियो जो होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि ईच कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक pH जोन। तो जितने भी कंजुगेटेड एसिड और बेस होते हैं उनमें एक पेयर, मतलब एक जोन होता है, pH जोन होता है, जो कि इफ़ेक्टिव बफर कहलाता है। जिसमें कि इफ़ेक्टिव बफर जो होते हैं वो होते हैं द H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 नेगेटिव पेयर हैज़ अ pKa ऑफ 6.86। तो इनके पास एक pKa वैल्यू होती है जो कि 6.86 की होती है। इन दर्स कैन सर्व एज एन इफ़ेक्टिव बफर सिस्टम, और ये एक इफ़ेक्टिव बफर सिस्टम की तरह क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली pH 5.9 एंड pH 7.9। तो इनका जो मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बीच में करते हैं, ये 5.9 के और pH जो 7.6 होता है उनके बीच में करते हैं। सो द NH4 पॉजिटिव एंड NH3 पेयर with a pKa of 9.25 can act as buffer between approximately pH 8.3 and pH 10.3। तो ये जो pK है 9.25, ये एक बफर की तरीके से एक्ट कर सकता है 8.3 और pH 10.3 के बीच में। So the next question which we have is so the next topic which we have is a simple expression relates pH, pKa and buffer concentration। तो एक सिंपल एक्सप्रेशन से हम pH को, pKa को और बफर कंसनट्रेशन को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिडिक एसिड, जो टाइट्रेशन कर्व है एसिटिक एसिड का या H2PO4 का या NH4 का, हैव नियरली आइडेंटिकल शेप्स। इसमें कुछ आइडेंटिकल शेप्स होते हैं, सजेस्टिंग दैट दीज कर्व रिफ्लेक्ट अ फंडामेंटल लॉ और रिलेशनशिप।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कर्व्स होते हैं, जैसे ये जो टाइट्रेशन कर्व है एसिटिक एसिड का, H2PO4 का या NH4 का, ये हमको फंडामेंटल जो कर्व्स हैं उनके रिलेशनशिप्स जो हैं ये हमें बताते हैं। दैट इज़ इंडीड द केस। तो ये केस क्या है कि द शेप ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ एनी वीक एसिड इज डिस्क्राइब्ड बाय हेंडरसन हैसल-बैच इक्वेशन। तो अब ये जो इक्वेशन है ये हैसल-बैच इक्वेशन से हमें डिनोट होती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बफर एक्शन एंड एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें हेल्प करती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इस चीज़ को समझने में कि ये जो बफ़र है किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बफ़र एक्शन क्या है किसी भी एसिड बेस के बैलेंस में। ये जो एसिड बेस का बैलेंस होता है ब्लड में या फिर टिश्यूज़ में वर्टिब्रेट्स के। सो दिस इक्वेशन इज़ सिंपली अ यूज़फुल वे ऑफ रीस्टेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। तो ये जो इक्वेशन होती है ये सिंपली हमको किस चीज़ में हेल्प करती है, इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम किस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक एसिड में उसे शो कर सकते हैं। फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड, अब अगर हम एक वीक एसिड का डिसोसिएशन कर रहे हैं H+ में या A नेगेटिव में, द हेंडरसन्स हैज़ल-बैच इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड एज फॉलो। तो हमें जो इसकी जो इक्वेशन है हम इसको इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं H+ को, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। देन टेक द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ बोथ साइड। अब हमने नेगेटिव लॉगरिदम लिया दोनों साइड का, इसको जब हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमारा ये आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये क्या हुई, ये चीज़ हुई, ठीक है। सो नाउ इन्वर्टेड हमने फिर इसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये जो चेंज है ये हमको इस हेंडरसन हैज़ल-बैच इक्वेशन से मिल रहा है। तो इसको हम मोर अगर हम जर्नली इसको हम व्यू दिखाएं तो ये है कि जो pH है वो इक्वल है pKa के प्लस लॉग जो प्रोटोन एक्सेप्टर है वो अपॉन में प्रोटोन डोनर जो है वो। So this equation fits the titration curve of all weak acids and enable us to deduce a number of important quantitative relationship। तो ये जो equation है इससे हम क्या कर सकते हैं, जो titration curve होता है जितने भी weak acids होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, एक मतलब ये important एक relationship है उसका। For example, it shows why the pKa of a weak acid is equal to pH to the pH of the solution at a midpoint of its titration। तो हमें जो ये pKa है ये वीक एसिड का इक्वल होता है pH के सॉल्यूशन के मिड पॉइंट जो उसका टाइट्रेशन होता है। एट दैट पॉइंट जो उस पॉइंट पे जो HA है वो किसके इक्वल होता है, A नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ये जो pH होता है ये किसके इक्वल होता है, pKa प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो pH इज इक्वल टू pKa। तो हमें जो बॉक्स 2 और 3 है उसमें ये शो किया हुआ है, ये हैंडलसन की इक्वेशन जो है इसमें हमने पहले कैलकुलेट किया है pKa को, उसके बाद हमें जो pH है वो दिया हुआ है, जो इसका जो मोलर रेशियो होता है प्रोटोन डोनर का और एक्सेप्टर का। उसके बाद सेकंड ये है कि हम कैलकुलेट करते हैं pH को, जो हमें pKa और जो मोलर रेशियो है प्रोटोन डोनर का या प्रोटोन एक्सेप्टर का, और हम इसको कैलकुलेट करते हैं मोलर रेशियो जो होता है प्रोटोन डोनर का और एक्सेप्टर का, जो हमें pH और pKa से गिवन होता है। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ये जो अम्यूनो एसिड है ये हिस्टिडीन है, इसका जो कंपोनेंट है प्रोटीन्स का वो वीक एसिड होता है, और जो pKa है वो प्रोटोनेटेड क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उसकी नाइट्रोजन की साइड चेन होती है, ठीक है। इस 6 तो ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, वी हैव दिस, एंड ये H+ यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। So now we have weak acids or bases buffer cells and tissue against pH change. So we will discuss this topic in our next video. Till then, keep revising.